हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपके लिए लेकर आ गया हूँ भारतीय संविधान का राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति का शक्ति क्या होता है, महाभियोग क्या होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका पूरा डिटेल लेकर आ गया हूँ। तो आप वीडियो में पूरा बने रहे और चले स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज ये राष्ट्रपति जो संसद होता है, पहले राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का जो भाग दिया हुआ, भाग 5 में दिया हुआ है संघ में। तो उसमें संघ में सभी आता है, जैसे संसद आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, जितना भी है। माने संसद जो है ना, संसद में जितना आदमी बैठते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, भाग 5 में आ जाएंगे संघ में। तो राष्ट्रपति यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे संसद दिया हुआ, राज्यसभा, अगर राज्यसभा के बात पूछेगा तो अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। तो अभी हमको पढ़ना है क्या, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक ले पढ़ना है। 5 भाग में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक ले पढ़ना है। आगे देखते हैं। आइए पहले उससे पहले कि राष्ट्रपति के बारे में जान ले कि राष्ट्रपति मतलब कौन बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या उसकी आयु हो सकती है, उसका क्या नागरिकता रहेगा। तो राष्ट्रपति के पहले बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो संविधान में जो होता है ना, नियम उयम जो भी बनते हैं, जब राष्ट्रपति रहेगा तो संवैधानिक प्रधान होता हो, मुख्य होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री जैसे नहीं नियुक्त हुआ रहता है तो जब तक ले राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को शपथ दिला देगा तो उसमें राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका रह जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जो बोलेगा वो राष्ट्रपति करेगा। जैसे सुझाव देगा कि इसको मंत्री रखना है, किसको नहीं रखना है, तो वो प्रधानमंत्री बोलेगा तो राष्ट्रपति करेगा। तो भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसमें 2 आता है, भारतीय संघ के कार्यपालिका में 2 आता है राष्ट्रपति के निहित में। एक में हो जाएगा औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष, दूसरा हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष, ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव। समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। माने राष्ट्रपति, इसमें अनुच्छेद 54 में दिए हुए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, मतलब कि कहाँ से, माने कि लोकसभा से होगा, राज्यसभा से होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि कौन कराता है। ध्यान देना यहाँ पे कि लिखा हुआ कौन कराता है और कौन करता है, दोनों में फ़र्क है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा कि कौन कराता है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, चुनाव आयोग, और कौन करता है, निर्वाचन मंडल। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि कौन कराता है, तो यहाँ पे जैसे शिक्षक टीचर उचर का हो जाएगा। जैसे कि कौन कराता है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो इसमें कौन क्या हो जाएगा, कौन कराता है। तो हम जैसे पढ़ा रहे थे, इसमें हो जाएगा कौन कराता है, तो इसमें चुनाव आयोग हो जाएगा। और कौन करता है, तो जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग स्टूडेंट हो जाएगा, तो इसमें कौन करता है, तो निर्वाचन मंडल करता है, इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें 2 आता है। इसमें जैसे मैंने बताया ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद से होगा। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। और विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, तो उसमें संसद से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूछा जा सकता है। विधानमंडल में इलेक्शन कर सकता है, मैंने निर्वाचन कर सकता है, चुन सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लेकिन विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा ही चुन सकता है, विधान परिषद से नहीं चुन सकता। नीचे लिखा हुआ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो चुने हुए सदस्य है वही चुन सकते हैं, तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वही चुन सकते हैं, वही निर्वाचन कर सकते हैं राष्ट्रपति का, कौन होगा नहीं होगा।
अगला देखते हैं, अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यहाँ पे दिया हुआ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना ईवीएम से, और से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। इसमें है कि लोकसभा, अभी पीछे मैंने हम बताया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा से चुना जाता है, तो ईवीएम से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 56 में दिया हुआ राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अपने ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा तो उसके बाद में जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण करेंगे। अगला है अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। माने जैसे कि कोई है कि मैंने राष्ट्रपति बन गया, तो मैंने किसी को है कि जैसे लोकसभा राज्यसभा में है कि उसमें दिए हुआ कि मैंने नहीं ई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, दूसरा कोई राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उसके लिए दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अभी तक कोई ऐसा भी राष्ट्रपति नहीं आया है कि जो दोबारा राष्ट्रपति बने। एकमात्र ही राष्ट्रपति है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कि जो अभी तक ले 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और एक और भी आगे चल के पढ़ना है कि क्वेश्चन की सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता। यहाँ पे योग्यता पूछ रहा है, जैसे कि है मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं, इंटर में एडमिशन कराना है तो इसमें योग्यता क्या है, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, मैट्रिक पास होना चाहिए। उसी तरह किसी भी पद के लिए योग्यता चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, तो एक में आ जाएगा भारत का नागरिक हो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ भारत का नागरिक हो, यहाँ पे भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसे इसमें है कि मान लीजिए कि कोई आदमी चाहे नेपाल से, पाकिस्तान से या कोई और देश से, भारत से अलग आके इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके या वो राष्ट्रपति बन सके, तो ऐसा नहीं होगा। वो भारत का नागरिक होगा तभी जाके वो राष्ट्रपति पद की योग्यता पर जा सकता है। दूसरा का 35 वर्ष की आयु हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ दूसरा में 35 वर्ष की आयु हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई खूब सॉरी वो थोड़ा दिक्कत हो गया था इसलिए थोड़ा वीडियो मैंने रोक दिया गया था। हाँ तो कहाँ थे हम? दूसरा में 35 वर्ष की आयु हो। जैसे कोई आदमी 30 वर्ष हो, बहुत फेमस हो, वो सोचे कि हम राष्ट्रपति के पद का योग्यता के लायक है, तो ऐसा नहीं होगा। उसका कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। और कंडीशन है इसमें, तीसरा में है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। माने लोकसभा का जो चुनाव होता है तो वो माने कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। लाभ के पद पर न हो, ये बहुत ज़रूरी है, लाभ के पद पर न हो। यहाँ पे दिया हुआ कि जैसे कोई आदमी है अगर टीचर उचर है, शिक्षक है, तो वो राष्ट्रपति का पद पर नहीं जा सकता। माने सरकारी जो भी व्यवस्था में वह इन्वॉल्व नहीं हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगर सरकारी कोई भी हो, टीचर हो चाहे कुछ भी हो, सरकारी अथी पे हो, तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में दिए हुआ राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। जैसे कि किसी भी काम में होता है कि कुछ शर्त होता है, तो इसमें दिए हुआ अनुच्छेद 59 में कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्त है जो भारतीय संविधान में लिखा गया है। उसमें एक में है कि जमानत के तौर पर राष्ट्रपति को 15,000 रुपये देने पड़ेगी। 15,000 रुपये जमानत राशि देने पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति अगर पद धारण करते हैं तो उस वक्त राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। दूसरा होगा पागल न हो, माने माइंडली प्रॉब्लम ना हो, माने दिमाग का अथी नहीं हो। दूसरा का दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है कि कि बीमारी को कुछ नहीं हो, माने ज़्यादा सेहत में बिगड़ा हुआ नहीं हो, सेहत ठीक ठाक हो। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 60 में दिया हुआ राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, जिसे अति शॉर्टकट में बोलते हैं CJI। CJI मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, CJI, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CJI। वही दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, ठीक है। और उनकी अनुपस्थिति, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में कौन उसको शपथ दिला सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग, माने राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है या कब लग सकता है उसके बारे में दिए हुआ है। तो इसमें दो है, तो इसमें दिया हुआ कि जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, यानी कि सक्षम में आ जाए, जब भी राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के सक्षम में आ जाए। दूसरा का संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिए हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, माने राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, कौन लगा सकता है, क्यों लगा सकता है, क्या क्या नियम है उसके बारे में दिया हुआ। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, संसद का है ना, लोकसभा और राज्यसभा से लगा सकता है आदमी राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोकसभा से भी लगा सकता है और राज्यसभा से भी लगा सकता है। इसमें एक में दिया हुआ संसद के किसी भी सदन, यानी कि संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो यहाँ पे दिया हुआ संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा है महाभियोग लगाने से पहले, इसमें जैसे महाभियोग यहाँ पे तो लोकसभा राज्यसभा किसी में से एक लगा सकता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि अगर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के, जैसे जिस सदन से लगेगा, लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन से अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो उस सदन से 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जाके राष्ट्रपति पद पर जो राष्ट्रपति रहेगा उस पर महाभियोग लग सकता है। तीसरा है संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति, मानी यहाँ पे दिया हुआ राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। इसमें बहुत है, कानून बनाने का जो भी कानून होता है सब राष्ट्रपति के हाथ में होता है, किसको नियुक्त करना नहीं करना है, किसको माफ़ करना है, सब राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। लेकिन क्या है कि जब राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री का शपथ दिला दे तो उसके बाद में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का एक कार्यपालिका रह जाता है। तो आगे देखते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार, माने राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकता है उसके बारे में। तो एक नंबर पे है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही कराता है, शपथ दिलाता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। दूसरा में है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त तक कर दिया, शपथ दिला दिया, तो उसके बाद में काम किसका हो गया, मेन प्रधानमंत्री का। तो अब प्रधानमंत्री क्या करेगा कि प्रधानमंत्री सलाह देगा कि किस मंत्रिपरिषद को क्या क्या करना है, किसको क्या बनाना है, तो वो राष्ट्रपति को बताएंगे और राष्ट्रपति उसे बना देंगे। जैसे प्रधानमंत्री बता देंगे कि किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, वो सलाह देंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति उसे घोषित कर देंगे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे दिए हुआ था कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI है। यहाँ पे दिए हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय जब राष्ट्रपति का यहाँ पे शपथ दिला देगा तो उसको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट SC और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट HG हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद चौथा में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक की नियुक्ति। भारत के नियंत्रक जो महालेखा होता है ना, राइटर होता है, उसका नियुक्ति कौन करेगा, तो भी राष्ट्रपति करेगा। उसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति, जो देश का राज्यपाल होता है ना, उसका भी नियुक्ति, उसका भी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा।
अब आगे देखते हैं विधायी शक्ति है, यानी कि कानूनी शक्ति, यानी कि देश में भारत में जो भी कानून उन बनता है, जब पारित होता है, लागू होता है, तो उस पर जब तक ले राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा, जब तक ले वह कानून क्या है कि लागू नहीं होगा। तो एक में दिया हुआ राष्ट्रपति, पहले इसे हटा दूँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। ठीक है। दूसरा में है राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अभी मैंने बताया ना कि सदन दो होता है ना, सदन बोलते हैं हाउस, पार्लियामेंट ऑफ हाउस, यानी कि संसद भवन, यानी कि संसद का सदन। तो उसमें क्या था, सदन में 2 होता है, तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, यानी कि लोकसभा को और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अगला है लोकसभा को भंग करने की संबंधी अधिकार। अब जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा का मीटिंग रख दिया संसद में, पार्लियामेंट में, और उसके बाद में राष्ट्रपति के कोई काम आ गया या कोई कारण से वो लोकसभा माने कि जो मीटिंग बैठा हुआ है, तो उसमें कहेगा कि नहीं आज मीटिंग नहीं होगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे देखें, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। नीचे जो दिए हुआ 3, उसमें जब तक ले राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा, जब तक ले ये तीनों लागू नहीं होगा। जैसे धन विधेयक में जब तक ले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होगी, जब तक ले लागू नहीं होगा। बी में है नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयक। मैंने दिए हुआ इसमें कि जैसे नया राज्य बनाना हो या नया राज्य का नाम चेंज करना हो या सीमा चेंज, क्षेत्र हो, सीमा हो, नाम हो, परिवर्तन करना हो, चेंज करना हो, तो जब तक ले राष्ट्रपति सहमत नहीं होगा, जब तक ले क्या है कि उस राज्य का न नाम चेंज होगा, न सीमा चेंज होगा, न कुछ भी नहीं हो, परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा में है संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक। इसमें भी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। जब तक ले राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलेगी, जब तक ले कोई कानून लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। यह संसद में जो है ना, संसद में मनोनीत किया जाता है। इसमें दिए हुआ है एक में कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। जैसे राज्यसभा में है ना, जितना भी सीट आएगा, जैसे इलेक्शन होता है उसमें सीट आएगा, तो उसके अलावा भी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसमें कला आता है, सामाजिक आता है, इसमें 4-5 है, वो आता है। उसमें से राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करते हैं, बिना इलेक्शन लड़े है 12 को चुन लेता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, दूसरा का दिए हुआ पहले लोकसभा, यहाँ पे ध्यान देना है, राज्यसभा से ही 12 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा से नहीं। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो भारत समुदाय के व्यक्ति को भी मनोनीत करते थे। पहले जैसे लोकसभा में पहले था कि 552 सीट थे, अभी वर्तमान में 550 सीट है। तो पहले 2 एंग्लो इंडियन रहते थे। तो संविधान जब संशोधन 104 हुआ ना, उसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण क्या किया कि खत्म कर दिया गया। तो अब लोकसभा में कितना सीट है, 550 है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो क्या टिक लगेगा, 550। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन जो था वो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत हटा दिया गया। अब राष्ट्रपति का राजनीतिक शक्ति है। इसमें दिए हुआ एक में दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरा देश जैसे है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको समझौता करना होगा किसी भी देश से, मान लीजिए पाकिस्तान से या अमेरिका से समझौता करना होगा, तो जब तक ले राष्ट्रपति के नाम से न की जाएगी, जब तक ले ना होगा। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। दूसरा है राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों की राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। ये भी राष्ट्रपति के हाथ में ही है। आगे देखते हैं, आगे दिए हुआ सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति का जो अधिकार और शक्ति होता है ना, उसमें सैन्य शक्ति भी राष्ट्रपति के ही हाथ में। सैन्य कहते हैं मैंने आर्मी जो होता है ना, फोर्स जो बॉर्डर पे होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि सैन्य शक्ति। इसमें दिए हुए एक में बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध न तो शुरू किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर किसी देश से, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए, तो युद्ध करने के लिए पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति का क्या करना, हस्ताक्षर लेना होगा, तभी जाके किसी देश से
युद्ध शुरू होगा। अगर मान लें कि किसी देश से युद्ध शुरू हो गया, अगर मान लें कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया, तो जब तक ले राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक ले युद्ध खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। सैन्य बलों जो भी सैन्य शक्ति है ना, जो भी आर्मी का फोर्स का जो भी अथी है, सब राष्ट्रपति में सन्निहित है। और राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, ये जो भी है राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री जो भी होते हैं सब किस में है? राष्ट्रपति के हाथ में ही है। ये तो रक्षा मंत्री में आते हैं 3, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, माने कि थल सेना आएगा, वायु सेना आएगा, जल सेना आएगा। ये सब किसके ही हाथ में अंडर में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में। जब तक ले वो नहीं ऑर्डर देंगे, नहीं हस्ताक्षर करेंगे, जब तक ले ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिए हुआ क्षमा दान की शक्ति। इसमें दिए हुए कि जैसे राष्ट्रपति है ना, तो किसी को मान लीजिए किसी को उम्र कैद हो गया तो उसको माफ़ करने का किसको श्रेय जाता है? राष्ट्रपति। अगर वो चाहे तो माफ़ कर सकता है, उम्र कैद भी माफ़ हो सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकते हैं, यानी कि माफ़ कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बता रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी का भी दंड जो है ना उसे माफ़ कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष शक्ति, माने कि राष्ट्रपति का जो कुछ है वो विशेष शक्ति है। जैसे इंडिया का जो राष्ट्रपति है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अब इंडिया का राष्ट्रपति है उस पर फौजदारी मुकदमे यानी कि क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, और भारत का क्या होता है? पहला नागरिक होता है, इसलिए उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, इसमें 3 हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। इसमें अनुच्छेद, अगर कोई पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया हुआ है तो क्या टिक लगेगा? अनुच्छेद 352। दूसरा दिया हुआ राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का किस में दिया हुआ? अनुच्छेद 356। 3 में दिया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 360 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो भी रिवीजन था वो तो हो गया पूरा क्लियर। इसमें कुछ माने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। एक में दिया हुआ भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? तो उस वक्त राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये VVI है, हर साल पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में। तो दूसरा है एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। जब तक अभी तक ले, जैसे पीछे अभी मैंने बता दिया, शुरू में वीडियो में बता दिया था कि उस पर दिया हुआ कि मात्र एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति 2 बार बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तक के दूसरा कोई भी राष्ट्रपति नहीं आया है कि 2 बार राष्ट्रपति बना हो। और 3 में है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। 4 में है निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, माने कि बिना विरोधी के जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 5 में है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। जैसे इसमें पूछ देगा कि राष्ट्रपति इंडिया का कौन माने है कि जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, तो ये आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसमें है कि राष्ट्रपति, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। माने कि क्या है कि माने कि कार्यकाल होता है ना, जिस वक्त माने राष्ट्रपति के गद्दी पे थे जब ही उसकी मौत हो गई थी। इसमें 2 है, तो 1 नंबर में आ जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इसमें अभी ऊपर मैंने पढ़ा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये जो कार्यकाल के दौरान ही थे उसी वक्त इसका मौत हो गया था। ठीक है, तो हो गया, हम लोग का क्लियर हो गया वीडियो। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पूरा पढ़ लिया है। तो आगे एक वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो वो वीडियो देखना ना भूले। और इसमें जितना भी है इसको रिवीजन अच्छा से कर ले इस वीडियो को, तो आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा उसका आंसर सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।